हेलो एवरीवन, डेटा एनालिटिक्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को किसी ग्राफ या किसी मैप या किसी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो ईजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई डेटा दिया जाता है और आपको 2 पेज की थ्योरी दी जाती है, आप उस थ्योरी को पढ़ने की बजाय आप बेटर, अगर आपको कोई इमेज दी जाती है तो आप उसको समझना ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो वो ईजी होता है अंडरस्टैंड करना, वो ईजिली माइंड में सेट हो जाता है। एंड दैट इज़ विजुअलाइजेशन। कि आपको एक पुराना डेटा दिया है या आपको कई साल का डेटा दिया हुआ है जिसको आप बार ग्राफ की लाइन चार्ट की फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करते हो, और उसी को, उस इन्फॉर्मेशन को जब आपने एक डायग्रामेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया है तो दैट इज़ विजुअलाइजेशन। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द विजुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हो या जो भी आप बनाते हो, आप उसको बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप सामने वाले को बहुत ईजिली वे में समझा सकते हो और बहुत क्विकली वो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप उससे एनालाइज कर सकते हो कि कौन से फैक्टर आपको इम्प्रूव करने हैं या कौन से फैक्टर आपको डिग्रेड करने हैं फॉर योर सेल पर्पस। तो इट्स वेरी हेल्पफुल इन द बिजनेस पार्ट। कौन कौन से टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं? बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो विजुअलाइजेशन के लिए होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंट बीआई है, आईबीएम का है हमारे पास, कॉग्निजेंट एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एसएपी लोमेरिया, ओरेकल का भी है विजुअल एनालाइजर, एंड मेनी मोर टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। व्हाट आर द एडवांटेजेस? विजुअलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली चीज़, ये लोगों का इंटरेस्ट ग्रैब करता है, क्योंकि आप अगर एनिमेशंस के थ्रू कोई भी एड्स देखते हो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर थियोरेटिकल पार्ट्स। तो इंटरेस्ट ग्रैब करता है, क्विकली रिस्पॉन्स मिलता है, लोग उसको लाइक करेंगे नहीं करेंगे, बहुत क्विकली आपको चीज़ें पता चल जाती है। ईजिली इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को बहुत आराम से शेयर कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप फ्यूचर के बारे में एनालाइज कर सकते हो कि अगर मेरी सेल जो है वो पिछले 3 साल से डिग्रेड हो रही है तो देर आर द हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट ईयर भी डिग्रेड ही होगी। तो आप इजीली जो है वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। पैटर्न्स को बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें आप जो है आराम से इसके अंदर देख सकते हो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास ग्राफ के बिहाफ पे कई बार हमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप चेक, आपने कोई ग्राफ देखा, आपने उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करा, देन हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए, ये भी एक डिसएडवांटेज है। कई बार जब हम ट्रांसलेशन करते हैं एक मैसेज को या एक इन्फॉर्मेशन को, जब हम लोग चार्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे हो सकता है कि कोई मैसेज आपका लॉस्ट हो जाए, उसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनएक्यूरेट हो सकती है। बायस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हम थोड़ी सी बायसिंग कर सकते हैं अबाउट आवर फेवरेट प्रोडक्ट। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसको ज़्यादा फेवर करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर। कन्फ्यूज़ हो सकता है, कई बार जो ग्राफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पास इनएक्यूरेट डेटा आता है। अब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन के स्टेजेस की, कि विजुअलाइजेशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो, जब पूरी एनालिसिस ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप उसको विजुअलाइज करते हो। आप चाहो तो इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले आपने एक डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन के बाद आप उस डेटा को पूरा एनालाइज करोगे। आप उसके अकॉर्डिंग ये चेक करोगे कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा आपको नहीं चाहिए है, और उस एनालिसिस के बाद आप अपने डेटा को विजुअलाइज करोगे। जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है आप उसको बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, एक ग्रामेटिकल डायग्रामेटिकल फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट आर द स्टेजेस? अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली स्टेज है यहाँ पे, डिटरमाइन द डिसीजन यू वांट टू मेक। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आप किसके बेसिस पे विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो। क्या आपका टॉपिक है? आपको बहुत क्लियर क्वेश्चन चाहिए या बहुत क्लियर टॉपिक चाहिए जिसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग विच क्वार्टर शुड बी लॉन्च अवर न्यू प्रोडक्ट। अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ तो वो मुझे किस महीने में लॉन्च करना चाहिए, या किस किस ईयर में, कौन से क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली, या कब मेरे को उसको लॉन्च करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं किस क्वेश्चन पे डिसीजन लेना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे विजुअलाइजेशन बनाना है, एंड दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सेकेंड स्टेप आता है मेरे पास, आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस दैट इन्फॉर्म द डिसीजन।
आपको मेट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है, इन शॉर्ट आपको डेटा को कलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हो और आपके पास इनएक्यूरेट डेटा आ जाता है, तो इनएक्यूरेट डेटा के बाद आपके पास दो ऑल्टरनेटिव होते हैं। या तो आप उस प्रोजेक्ट को ही किक ऑफ कर दो, मतलब आप उस प्रोजेक्ट को, वो आइडिया ही ड्रॉप कर दो, आप उस प्रोजेक्ट पे काम ही मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है या ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, आपको डेटा जो है वो मिल नहीं रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दो। एंड अदरवाइज़ आप अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसको रीविज़िट करो और चेक करो कि आपका जो क्वेश्चन है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर कोई चेंज कर सकते हो, जो डेटा आपको मिल रहा है क्या उस डेटा पे आप काम कर सकते हो। थर्ड स्टेप आता है मेरे पास, डेवलप द स्टोरी यू वांट टू टेल। आपको एक ऐसी स्टोरी बतानी है या ऐसी स्टोरी बनानी है जो आप जिस क्वेश्चन को, वो उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सके। आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पूरा एक तरीके से डील करके एक्सप्लोर करके चलना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ तो इसकी पास्ट में अगर ऐसा कुछ था इससे रिलेटेड तो क्या सेल थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो क्या होगा। तो आपको यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर माइंड। फोर्थ स्टेप आपका होता है कि आपको उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट विजुअल फाइंड आउट करना है। व्हाट डू मीन बाय द अप्रोप्रिएट विजुअल? विजुअल्स अलग अलग होते हैं, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट्स, आपके स्कैटर प्लॉट, अलग अलग चार्ट्स होते हैं। तो आपको कौन सा चूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू योर डेटा यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको कंपैरिजन बेस्ड देखना है, कंपैरिजन जहाँ पे होता है, तो कंपैरिजन के लिए हम चूज़ करते हैं बार ग्राफ्स को। अगर आपको टाइम से रिलेटेड कुछ डेटा बनाना है या आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको चूज़ करना है लाइन चार्ट। अगर आप कैटेगरीज के लिए कर रहे हो तो आपको चूज़ करना है ट्री चार्ट्स। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको अप्रोप्रिएट विजुअल फाइंड आउट करना है। आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, डेटा इकट्ठा करने के बाद आपने विजुअल बना लिया, विजुअल बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो रह गई है और आप उसको दोबारा ऐड करना चाहते हो, तो आप जो भी रेलिवेंट्स एलिमेंट्स हैं उनको बाद में भी ऐड कर सकते हो टू योर विजुअल पार्ट। लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपने बनाया है उसको प्रॉपरली लेबल करना है और दोबारा से अपने विजुअल को रिव्यू करना है। आपने जो भी बनाया उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको लेबल करो, आपने कहाँ से कैसे कैसे क्या काम किया, उसको प्रॉपर रिव्यू करो कि जो आप बनाना चाहते थे वही आपने बनाया है। एंड लास्ट में आप उसकी एक नॉन एक्सपर्ट से रिव्यू करवाओ। नॉन एक्सपर्ट बंदा जिसको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उससे आप उसको रिव्यू करवाओ ताकि वो अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दे सके। यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बंदा बिल्कुल सही इंटरप्ट करेगा जो आपने बनाया है, वो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उसने कोई भी प्रॉब्लम ऐसी बताई जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को ठीक करने की ज़रूरत है, तो आपको ये स्टेप्स जो है वो दोबारा से करने पड़ेंगे सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा बन सके। तो किसी भी नॉन एक्सपर्ट से अपने विजुअल को दोबारा से रिव्यू करवाओ। अब हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, टूल्स पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, स्टेजेस पढ़ लिए, मेन इश्यूज इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या मेन प्रॉब्लम आती है। अगर मैं इश्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहला इशू इसके अंदर आता है डेटा से रिलेटेड। दूसरा, जब आप इसको प्रैक्टिकली कहीं पे परफॉर्म करते हो तो विजुअलाइजेशन इज प्रैक्टिस। एंड थर्ड, प्रोफेशनली जब आप कहीं पे इसको बात करते हो, दैट इज़ द थर्ड इशू। डेटा में क्या इशू आता है, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम कोई डेटा पिक कर सकते हैं, या हम लोग टीचिंग से भी, मतलब अगर आप टीचर्स को या स्टूडेंट्स को वहाँ से भी अगर आप उनको सिखाओ, उनको ट्रेनिंग करो, तो वहाँ से भी आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर डेटा ले रहे हो तो पहली चीज़, आपका जो भी डेटा होगा दैट मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी। अगर आपका डेटा, जो रो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो उस टाइम पे आपकी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ होगा वो भी आपको एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा। सेकेंड चीज़, आपकी टीचिंग की बात अगर मैं करूँ तो चाहे आपका स्टूडेंट है, चाहे आपका टीचर है, जो भी है उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो विजुअलाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तीसरी चीज़ मेरे डेटा के टाइम पे आती है बायसिंग। मैं कई बार अपनी चीज़ों को लेके बायस हो सकती हूँ। हो सकता है कि कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हूँ उसके एडवांटेज ढूंढने में ज़्यादा फोकस करूँगी रेदर देन कि उसके डिसएडवांटेजेस में। तो ये काम मुझे नहीं करना है, मेरा डेटा जो भी होगा वो बायस नहीं होना चाहिए। मेरे को
अगर एक्यूरेट काम करना है, मुझे प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए, तो डेटा मेरा अनबायस्ड होना चाहिए। देन अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, प्रैक्टिस में जब मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास जो भी टेक्निक्स मुझे यूज़ करनी है और जो भी मुझे टूल्स या जो भी मुझे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं वो मेरे प्रॉपर चूज़ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो आप बार ग्राफ का यूज़ करो, टाइम बेस्ड चाहिए तो आप लाइन चार्ट का यूज़ करो, कैटेगरिकल चाहिए तो आपका ट्री चार्ट्स का यूज़ करो। तो ये टोटली इट्स अप टू यू कि कौन सी टेक्निक आपको चूज़ करनी है, क्या क्या आपको चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको क्या टेक्निक और क्या टूल चूज़ करना है। दैट शुड बी परफेक्ट सो दैट योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट। लास्ट इज़ द प्रोफेशन। प्रोफेशन में मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, वन इज़ द इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड द एक्सटर्नल? इंटरनल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको खुद से ये चीज़ें पूछनी है कि अगर मैंने ये विजुअलाइजेशन बनाया या मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो क्या लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, क्या मैं क्लाइंट को सारी चीज़ें दे पाऊँगा जो वो चाहता है। दैट शुड बी इंटरनल, कि जो आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और खुद ही विजुअलाइजेशन में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। देन सेकंड, जो एक्सटर्नल इश्यूज है वो कैसे आ सकते हैं? एक्सटर्नल इश्यूज तब जब आपका प्रोडक्ट बन गया हो और आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ें। तो जब अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हो तो उसको कन्विंस करना अबाउट योर प्रोडक्ट और अबाउट योर विजुअल, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो दीज आर द मेन इश्यूज। डेटा में मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग, बायसिंग एंड प्रैक्टिस में मेरे पास टेक्निक्स एंड टूल्स, प्रोफेशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल। These are the issues I have already told you. ट्रस्ट, रो डेटा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। टीचिंग में वी हैव टीचर्स एंड किड्स। डेटा जो है वो हमें केयरफुली चूज़ करना है, कोई बायसिंग नहीं होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस अगर मैं बात करूँ तो टेक्निक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आपके टूल्स जो हैं वो प्रॉपर इजी टूल्स आपको यूज़ करने हैं और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आपको यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू डेटा आपको यूज़ करना है। प्रोफेशन इंटरनल, अगर इंटरनल आपको एग्रीमेंट्स बनाने हैं, आपको सेंट्रल कम्युनिटी चाहिए, सेंट्रल रिसोर्सेज चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस चाहिए सारे डेटा को पब्लिश करने के लिए, कैसे आप स्टेक होल्डर को इम्प्रेस करोगे, वो सारी चीज़ें आपके इंटरनली होती हैं। एक्सटर्नली जो भी आपको एक्सप्लेन करना है टू अदर, वो आपका एक्सटर्नली इश्यूज़ के अंदर आता है। अब आता है मेरे पास टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन। टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ टास्क भी बोल सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं अलग अलग। तो पहली चीज़ हम चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप टेबल्स बना लो या फिर आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ तब ज़रूरत होती है जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे मेरे पास रोल है, और रोल में कौन कौन है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है और स्टूडेंट है। यहाँ पे कस्टमर्स हैं। तो जो स्टूडेंट, आप ये लगा लो कि कोई नया बच्चा आया है जो इंटर्न है, तो इंटर्न के पास कस्टमर कम होते हैं, इसके पास 200 कस्टमर है। डायरेक्टर के पास 400 कस्टमर है, मैनेजर के पास 600 कस्टमर हैं, और आपके जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है उसके पास 1000 कस्टमर हैं। तो जब आपने पूरा इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया, दैट इज़ बार ग्राफ। आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंपेयर करा है एक दूसरे के साथ, तो ये मेरा बार ग्राफ कहलाता है। लाइन ग्राफ की बात करते हैं। कोई भी ट्रेंड जो आपको देखना है कि पहले टाइम पे वो क्या चल रहा था, अब उस टाइम पे क्या चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। तो कोई भी प्रोग्रेस या कोई भी ट्रेंड अगर आपको रिवील करना है ओवर द टाइम, तो उसके लिए आपका लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, जनवरी 13, फरवरी 13, जनवरी 14, फरवरी 15। तो अगर मैं बात करूँ जनवरी 13 में उसकी जो सेल्स थी, सपोज 30 कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया है। फरवरी 13 में आपके 50 कस्टमर्स ने परचेज़ किया है। जनवरी 14 में अगेन आपके 30 कस्टमर्स थे। फरवरी 14 में आपके 60 कस्टमर्स थे। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि आपका क्या ट्रेंड चल रहा है। फैब में लोग इसको ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं एंड जनवरी में सेल जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दिस इज़ द लाइन ग्राफ। नेक्स्ट मेरे पास आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है? बिल्कुल ये लाइन ग्राफ की तरह सेम ही होता है, बस आपका जो ये नीचे वाला एरिया था लाइन ग्राफ के अंदर, आपको इस एरिया को कवर करना है, आपको इसको फिल करना है। तो जब ये एरिया पूरा फिल हो जाएगा, दैट इज़ माई एरिया ग्राफ। आप देख सकते हो सेम आपका ग्राफ है एंड दिस इज फिल्ड। नेक्स्ट है मेरे पास पाई चार्ट।
पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है, सर्कल की फॉर्म में हम एज अ परसेंटेज उसको शो करते हैं। तो अगर मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है, इसमें मैंने 50% जो मेरा डेटा मैंने बताया था आपका, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के पास जो है मैक्सिमम कस्टमर जाते हैं, और उसके बाद मैनेजर में 25% मैनेजर, 25% के बाद जो बचा हुआ 25% है उसमें से आपके पास 15% डायरेक्टर के पास जाता है एंड 10% स्टूडेंट के पास जाता है। तो दिस इज़ माई पाई चार्ट। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्कैटर प्लॉट चार्ट। ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है मेनली। अगर यहाँ पे है मेरी कस्टमर की हैप्पीनेस और यहाँ पे टाइम, कितने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप ये देखो कि अलग अलग डॉट जो है वो स्कैटर्स है, ये अलग अलग जगह से फैले हुए हैं, तो ये एक तरीके से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है कि मान लो ये 10 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स में जिन्होंने रिप्लाई किया वो कस्टमर जो है वो कम हैप्पी हैं एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने 0 से 5 के बीच में रिप्लाई करा, उनकी हैप्पीनेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो ये मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट चार्ट होता है। देन आता है मेरे पास जियो स्पेशल। जियो स्पेशल क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू आवर मैप। जो हम फ़ोन में मैप्स देखते हैं उसमें हमारे पास अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो हमारा जियो स्पेशल के थ्रू आता है। ट्री मैप क्या करता है? ट्री मैप सेम जैसे हमारा पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है ना, उसी फॉर्म में ये भी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट ये रेक्टेंगल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। नेस्टेड रेक्टेंगल्स होते हैं, सेम वही है। 50% आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के पास जाएगा, 25% आपके मैनेजर के पास कस्टमर जाते हैं, देन जो बचा हुआ 25% है उसमें से 15% डायरेक्टर एंड द 10% स्टूडेंट और इंटर्न्स के पास जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर द विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो हमने क्या क्या पढ़ा है। विजुअलाइजेशन मेरी एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, और उसके अंदर हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं कि वो इंटरेस्ट को ग्रैब करता है, इजी होता है अंडरस्टैंड करना, शेयर करना, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अपॉर्चुनिटीज़ को। डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं कि बायस डेटा को नहीं, इनएक्यूरेट डेटा की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। हमने टूल्स पढ़े हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट विजुअलाइजेशन, वो भी हमने देखा है। देन हमने स्टेजेस पढ़े थे। स्टेजेस में हमारे पास सबसे पहले हमें डिसीज़न लेना है, या आपको क्वेश्चन डिसाइड करना है, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको मैट्रिसेस या आप कहो तो डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेटा कलेक्शन के बाद जो भी आपने डेटा बनाया, अगर आप उसका विजुअल बनाते हो, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट विजुअल चूज़ करना है। अप्रोप्रिएट विजुअल के बाद अगर आप कुछ भी डेटा ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो, एंड द लास्ट में आप उसको क्लियरली लेबल करो और रिव्यू करो। रिव्यू के बाद आप किसी नॉन एक्सपर्ट से रिव्यू करवाओ, ताकि आपको पता चले कि आपका जो भी काम है वो ठीक है कि नहीं है। अगर आपका डेटा जब आप इकट्ठा कर रहे हो तो आपके यहाँ पे दो इनएक्यूरेट डेटा हैं, तो अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दो या फिर आप अपने क्वेश्चन को रिविजिट करो। स्टेजेस के बाद हमने पढ़ा था इसके इश्यूज़। तो इश्यूज़ में मेरे पास था डेटा, डेटा में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग, बायसिंग। देन मेरे पास था प्रैक्टिकली जब हम इसको परफॉर्म करते हैं इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मेरे पास थे टेक्निक्स एंड टूल्स, एंड द लास्ट वन था मेरे पास प्रोफेशन, जो था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एरिया, पाई, स्कैटर, जियो स्पेशल, जियो स्पेशियल, आपका ट्री मैप, और भी बहुत सारे होते हैं। तो दीज आर सम टाइप्स, और इन्हीं के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ह्यूमन विजन। ह्यूमन विजन क्या होता है? ह्यूमन विजन की बात ऐसे होती है कि जब आप किसी भी मशीन को ह्यूमन ब्रेन के साथ कंबाइन करते हो, विजुअलाइज करते हो, दैट इज ह्यूमन विजन। होता है क्या है, हमारे माइंड में एक पार्ट होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो प्री अटेंटिव भी बोला जाता है उसको। प्री अटेंटिव का मतलब है वो पहले से ही अटेंटिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमेशा एक्टिव रहता है।
जब आप सो रहे होते हो तो भी आपका ये माइंड जो है तो एक्टिव रहता है। जो आपको ड्रीम्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई ना कोई डेटा जो है वो स्टोर रहता है, जो आपको आपकी कोई भी बात आपने कभी कही है वो आपको स्टोर हो जाती है, तो वो आपको ड्रीम्स में दिखती है, क्योंकि ये पार्ट मेरा हमेशा एक्टिव रहता है। तो जब मैं ऐसी कोई मशीन बना रही हूँ तो उस मशीन में मुझे क्या चीज़ देखनी है, उस मशीन में मुझे ये देखना है कि आपका जो पार्ट है, जो आप मशीन बना रहे हो, उसके अंदर भी ये फंक्शन होना चाहिए, प्री अटेंटिव वाला और सबकॉन्शियस वाला। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो मेमोरी है, जो भी आप मशीन बना रहे हो उसकी जो मेमोरी है वो परफेक्टली उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके। अब इसमें क्या चीज़ें होती है, इसमें पहली चीज़ आपको देखनी है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर ये यहाँ पे वो वाले वेरिएबल्स नहीं है जो आपने पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, वो वेरिएबल्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक मशीन की बात कर रहे हो। तो वेरिएबल्स इसके अंदर आते हैं मेरे पास, अगर आप रेटिना को सेलेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो रेटिना को जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी रेटिना का साइज क्या है, शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीजें एज अ वेरिएबल ऑफ रेटिना हम चूज करेंगे। तो आप जो भी बनाओगे, जो भी पार्ट आप बनाओगे, उसके क्या क्या वेरिएबल्स चूज करने हैं आपको, वो चीजें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 लेवल ऑफ परसेप्शन, या बोल सकते हो 4 लेवल ऑफ परसेप्शन होता है। वो क्या होता है 4 लेवल ऑफ परसेप्शन की बात करें, इसमें सबसे पहला लेवल होता है जिसको बोला जाता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का क्या मतलब है, कौन सा पार्ट सेलेक्टिव है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। दूसरा है आपके पास एसोसिएटिव, तीसरा है आपके पास ऑर्डर्ड, चौथा है आपके पास क्वांटिटेटिव। इसका एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको रोबोट बनाना, तो रोबोट एक बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखेगा, तो ये ह्यूमन विजन का पार्ट है। तो जब आप रोबोट बनाओगे तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करे। तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो आप वेरिएबल्स चूज करोगे, कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है। लाइक आपका हैंड हो गया, आपके फिंगर्स हो गए, या आपका ब्रेन हो गया, तो वो आपके इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको सेलेक्टिव में रखोगे। आपके नेल्स, आपके हेयर्स, ये आपके सेलेक्टिव वेरिएबल्स नहीं है। अगर आप इनको चूज नहीं करते हो, उसके बिना भी मशीन हमारी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो पहली चीज आपको यही देखनी है कि कौन से वेरिएबल्स आपके सेलेक्टिव हैं और कौन से आपको नहीं सेलेक्ट करते हैं, नॉन सेलेक्टिव हैं। दूसरा आता है मेरे पास एसोसिएटिव, कौन सी चीज किसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे आपकी फिंगर्स आपके पाम के साथ, आपके हैंड के साथ एसोसिएटेड है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा चीज आपको किसके साथ एसोसिएट करनी है। देन आपका ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड में आप काम करोगे, आपका हेड ऊपर होगा, आपकी लेग्स नीचे होंगी, अगर मैं रोबोट की बात करूँ तो एक ऑर्डर्ड वे में काम होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटेटिव, जो भी आप काम करोगे आप उसको मेजर कर सकते हो, आप रेशियो की फॉर्म में एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं चीजें कंपेयर करनी पड़ती हैं जो आपके क्वांटिटेटिव के थ्रू यूज होंगी। तो ये 4 लेवल ऑफ परसेप्शन होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला रूल क्या करता कहता है कि जो भी आपके सेलेक्टिव वेरिएबल्स हैं उनको आप चूज करो, और जो सेलेक्टिव नहीं है, जो नॉन सेलेक्टिव है, उनको आप अवॉइड करो। जैसे मैंने बोला, नेल्स, आपके हेयर्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट आर नॉन सेलेक्टिव, तो आप उनको अवॉइड करो। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव, आपको एसोसिएटिव वेरिएबल्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि आपके कौन कौन से वेरिएबल्स एसोसिएटिव है। लाइक मैंने बोला फिंगर्स, हैंड्स एसोसिएटिव हैं, तो आप उसको प्रॉपरली समझो और उनको उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करो। देन जो भी आपका डेटा होगा, जैसे मैंने बोला ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, उसको किस ऑर्डर में आपको लगाना है उस अकॉर्डिंग आप लगाओ। हेड ऊपर होगा, फिर आपके हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, तो जो भी आप ऑर्डर फॉलो करोगे दैट मस्ट बी करेक्ट। लास्ट आपको देखना है कि क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जो मैंने बोला, कुछ मेजरमेंट करना है, तो आप उसके बेसिस पे उसको रूल्स को फॉलो करते हुए आपको चीजें चेक करनी है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो बेटर परसेंटेज है कि नहीं है, एक्यूरेसी कितनी है, वो सारी चीजें आपको मेजर करनी है। इनके बेसिस पे ही एक प्रिंसिपल है, गेस्टर्स प्रिंसिपल। गेस्टर्स एक हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसके अंदर एक सर्कल है, कट सर्कल है, बट लोग एक्चुअली फोकस करते हैं इस ट्रायंगल पे। एक्चुअली ऐसे ही हमारा जो ह्यूमन का माइंड है ना, वो इसी चीज पे काम करता है
वो इस सर्कल को नहीं देखते कि मेरे पास सर्कल है जो कट है, वो ये चेक करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये हाफ कटेड है। तो जो माइंड काम करता है एक्चुअली, माइंड ना गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है कि ये जो गैप है इसको आपको फिल करना है। तो इसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है। इसके बेसिस पे डेस्टर्ड ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। जो जिससे ज्यादा पोजीशन, जो जिससे ज्यादा क्लोज होगा उसके आप इजीली विजुअलाइज कर पाओगे कि ये उससे ही रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, कोई बार चार्ट है जिसमें आपने 4 कंट्रीज की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली है लास्ट 3 इयर्स की। तो 3 साल की जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे आप आगे की और पीछे की सारी चीजों को बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हो। दैट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट आता है मेरे पास लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर कहता है कि अगर कोई चीज हिडन है, कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, तो आप उसको बहुत इजीली फिल कर सकते हो। लाइक ये आपका एक ग्राफ बन रहा है और ये वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है, ये गैप मिसिंग है, तो आप इसको इस बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो, इसको रिकॉग्नाइज करके इस गैप को फिल कर सकते हो। बट यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है इनएक्यूरेट डेटा की। हो सकता है कि आपने इसको इस फॉर्म में सीरीज में करा, हो सकता है ये हाई हो सकता है ये लो हो, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की आती है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलर थिंग्स को आप एक साथ रखोगे, लाइक ट्रायंगल आपको एक साथ रखनी है, सर्कल्स आपको एक साथ रखनी है। नेक्स्ट आता है मेरे पास लॉ ऑफ इंक्लूजन। लॉ ऑफ इंक्लूजर क्या कहता है, अगर आपके पास कोई आइटम्स हैं जो एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे 4 लाइनें, आप देखो कि 4 लाइन जो है वो जा रही है, किसी की सेल्स ऊपर है, किसी की सेल नीचे है, बट लॉ ऑफ इंक्लोजर क्या करता है, इन तीनों को एज अ ग्रुप कंसीडर कर लेता है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक दूसरे से क्लोज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उनको एक साथ ही प्रोसेस करता है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है, दूसरा ग्राफ मेरे पास ये है, तो लोग एक्चुअली इस डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। तो ये नहीं देखते कि मेरा ट्रेंड कितना हाई है या मेरा ट्रेंड कितना लो है, वो एक्चुअली ये देखते हैं कि ये पार्ट कितना डाउनवर्ड क्यों है। तो ये लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है। नेक्स्ट है मेरे पास लॉ ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इज जो भी सिमेट्रिकल चीजें होंगी आप उनको एक ग्रुप में रखोगे। लास्ट वन इज द लॉ ऑफ द लोकल फोकल पॉइंट। व्हाट इज द लॉ ऑफ द फोकल पॉइंट? लॉ ऑफ फोकल पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको व्यूवर की अटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक पॉइंट को फोकस पॉइंट बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे कंट्रीज हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इटली। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया को रेड मार्क से हाईलाइट कर दिया, तो लोगों की अटेंशन सबसे पहले यहाँ पे जाती है, बाकी चीजों को वो अवॉइड करते हैं। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हो, फोकल पॉइंट बनाओ, एंड दिस इज लॉ ऑफ फोकल पॉइंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।